Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to second year. Now you are officially in second year. अल्लाह ताला आपको पास होना मुबारक करे और इन कोविड के हालात में सब पे अल्लाह ताला अपना रहम करे और सबको इस वबा से महफूज रखे। जो इसमें मुब्तला हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनको सेहत कामला अता करे। सबसे पहले मैं आपको ये बुक दिखा रही हूँ। ये पार्ट 2 उर्दू वालों के लिए है। रहबर माशियात प्रोफेसर अब्दुल गनी चौधरी, डॉक्टर फरीद शरीफ फारूकी और प्रोफेसर जमील अहमद चौधरी की। और इंग्लिश वालों के लिए भी रहबर इकोनॉमिक्स इंटरमीडिएट पार्ट 2 है। तो आइए अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले इस में हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम, कौमी आमदनी। इसमें जो जो टॉपिक्स पहले चैप्टर में डिस्कस होंगे वो है कौमी आमदनी की तारीफ या डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, फिर नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स, उसके तसव्वुरात स्टडी करेंगे, फिर हम हकीकी और ज़री आमदनी एंड रियल और नॉमिनल इनकम स्टडी करेंगे। फिर इसमें हम स्टडी करेंगे कि कौमी आमदनी की पैमाइश कैसे की जाती है, कौन से तरीके इख्तियार किए जाते हैं और इसमें क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो ली जाती हैं। फिर इसके बाद सर्कुलर फ्लो का टॉपिक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ये आगे आप पढ़ेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है कौमी आमदनी का मुताला क्यों किया जाता है, ये क्यों अहम है। फिर कुछ फंक्शनल रिलेशनशिप्स हमारे इन नेशनल इनकम के साथ, हमारा कंजम्पशन या सर्फ का क्या रिश्ता है, इनका तफाली रिश्ता किस किस्म का है, इसी तरह आमदनी का बचत के साथ किस किस्म का रिलेशन है और इनकम का इन्वेस्टमेंट के साथ किस किस्म का रिलेशन है। और सबसे एंड में इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा दैट इज कौमी आमदनी का तवाज़ुन या नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, वो है कौमी आमदनी का मफहूम, तारीफ यानी डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसमें हम मुख्तलिफ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक फाइनल डेफिनेशन जो है वो कंक्लूड की जाएगी। सबसे पहली डेफिनेशन जो कि डॉक्टर मार्शल ने दी थी, अकॉर्डिंग टू मार्शल एग्रीगेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय यूटिलाइजिंग ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज एंड कैपिटल इन द कंट्री in a fixed period of time which is generally a year is known as national income। यानी एक साल के अंदर एक पर्टिकुलर पीरियड, जो जब भी वो कहेगा ना फिक्स पीरियड, दैट इज 1 ईयर, एक साल। तो एक साल के अंदर आपके जितने भी मुल्क के अंदर रिसोर्सेज हैं और उनको यूटिलाइज करते हुए जो कैपिटल है, सरमाया है, उसको इस्तेमाल करते हुए जो अशिया और खिदमात पैदा की जाएंगी वो आपकी नेशनल इनकम कहलाएगी। अब इसमें जो चीज़ इस डेफिनेशन में डिस्कस हो रही है, गुड्स, सर्विसेज और फिर जो है पीरियड ऑफ टाइम। तो गुड्स क्या होती है? मटेरियल गुड्स जो भी प्रोड्यूस होती हैं। अब इसमें एग्रीकल्चरल गुड्स ज़रूरी अशिया हो सकती हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड जो फैक्ट्रियों में चीज़ें बनती हैं, मसनूआत होती हैं, फिर मिनरल्स आ जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, फॉरेस्ट आ जाते हैं, लाइफ स्टॉक, हैवानात, जंगलात, ये सारी चीज़ें जो नज़र आने वाली होती हैं वो अशिया होती हैं, ये पैदा होती हैं। फिर इसके बाद कुछ लोग काम तो कर रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन वो विजिबल गुड्स नहीं होती, वो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, खिदमात दे रहे होते हैं ना, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं और टीचर्स हैं। तो ये सारे जो हैं कुछ ना कुछ दे आर अर्निंग, और उनकी वो इनकम, उनकी अर्निंग नेशनल इनकम में, कौमी आमदनी में शुमार की जाती है। तो उनकी जो वो प्रोवाइड करते हैं, जिसके बदले में उनको इनकम मिलती है, वो खिदमात या सर्विसेज कहलाता है। फिर तीसरी चीज़ जो इस डेफिनेशन में डिस्कस की गई दैट इज पीरियड ऑफ टाइम या अरसा। और ये नेशनल इनकम की मेजरमेंट जब भी की जाती है वो फॉर द 1 ईयर, एक साल के लिए। तो इसका मतलब है एग्रीगेट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर इन एन इकोनॉमी इज नोन एज नेशनल इनकम। यानी अशिया और खिदमात की वो मिकदार जो किसी मुल्क के अंदर एक साल के अरसा में उसके तमाम अफराद मिलकर पैदा करते हैं वो कौमी आमदनी कहलाता है। फिर ये पहली डेफिनेशन थी, दैट वाज डॉक्टर मार्शल, जिन्होंने एक्सप्लेन किया क्या
कि अशिया व खिदमात जो कि एक साल के अरसे में पैदा होती है वो कौमी आमदनी है। अब आते हैं हम फिशर की तरफ। फिशर ने ज़रा डेफिनेशन का दूसरा रुख पेश किया है। अब जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वही की वही कंज्यूम होती हैं, लोग उनको लेते हैं, खरीदते हैं और खर्च करते हैं, उसे हम कहते हैं कंज्यूम करते हैं। सर्फ, उर्दू में कहेंगे सर्फ का वर्ड यूज़ करेंगे। तो जो अशिया व खिदमात पैदा हुई वो सर्फ ही होती। तो फिशर ने ये वाली साइड जो है वो यूज़ की है। उसके मुताबिक नेशनल इनकम, ये एनआई फॉर नेशनल इनकम यूज़ किया हुआ है। National income comprises the amount of goods and services consumed in an economy per annum. Per annum यानी सालाना। अशिया और खिदमात की वो मिकदार जो एक साल के अरसे में सर्व की जाए कौमी आमदनी कहलाती है। फिर ये कंजम्पशन साइड आ गई। अब पीको ने थोड़ा सा और डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया है। वो कहता है कि नेशनल इनकम का ये वो पार्ट होती है जो एक कम्युनिटी प्रोड्यूस करती है जिसको हम दौलत की शक्ल में, मटेरियल वेल्थ की शक्ल में, ऑब्जेक्टिव इनकम की शक्ल में मैयर कर सकते हैं। और इसमें जो फॉरेन कंट्रीज में हमारे लोग काम कर रहे होते हैं वो पैसा वहां से कमा के भेजते हैं, कोई मुनाफा लेके आता है, किसी ने कंपनी खोली हुई है और कोई वहां जॉब कर रहा है, तो वहां से जो इनकम है वो इसके अंदर शामिल होती है। क्या है पिगो की डेफिनेशन? कि दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम विच अ कम्युनिटी अर्न्स दैट कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। अब ज़ाहिर जो पैसा कमाएगा पैसों की शक्ल में ही होगा ना, कि इतने लाख कमाए, इतने करोड़ कमाए, तो ये सारा इनकम उसके अंदर शामिल होती है। फिर आती है गार्डनर एक्ले की डेफिनेशन। गार्डनर एक्ले कहते हैं, अब गार्डनर एक्ले ने सबसे पहले एक इंडिविजुअल, एक फर्द की इनकम बताई क्या होती है, फिर वो उस फर्द से नेशनल इनकम का मेजरमेंट करता है, फिर उसी इंडिविजुअल इनकम की बेस पे वो नेशनल इनकम को डिफाइन करता है। तो वो कहता है कि इंडिविजुअल इनकम इज द अमाउंट ऑफ हिज अर्निंग which is earned from the productive service that is rendered currently by him or his property। वो खुद भी अपनी कोई खिदमत दे सकता है या उसकी सर्विस है, किसी ने घर किराए पे दिया हुआ होता है, किसी ने कोई मशीन खरीद के दी होती है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी आ जाती है। कोई भी किसी ने जमीन जो है वो काश्तकारी के लिए दी हुई है, तो वो सिर्फ उसकी पर्सनल सर्विस इसमें इंक्लूड नहीं होती, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी जो सर्विस दे रही होती है वो भी इसके अंदर शामिल होती है। वो जितना इन सारी चीजों से कमाता है दैट इज नोन एज इंडिविजुअल इनकम। और फर्द की आमदनी, वो उस फर्द की आमदनी होती है। किसी फर्द की आमदनी से मुराद वो कमाई है जो अपनी या अपनी जायदाद की पैदावारी खिदमात के बस हासिल हो। तो अब इन तमाम अफराद, इन तमाम इंडिविजुअल्स की इनकम को जमा कर लिया जाए, उसका एग्रीगेट ले लिया जाए, तो दैट इज नोन एज नेशनल इनकम या कौमी आमदनी। अब ये मुख्तलिफ डेफिनेशन हमने की। सबसे पहले मार्शल की, उसके बाद हमने पीको की, गार्डनर एक्ले की। तो इनके बाद हम एक मेजर बुक में ज्यादा दी हुई है, हम हमारे लिए ये 3 काफी हैं। तो उसके बाद जो है हम कंक्लूड करते हैं एक डेफिनेशन के आप कि national income shows the market value of flow of all goods and services produced during the current year. The goods consumed or remaining in the stocks all are included. अब आपने एक साल में चीजें पैदा की, जो कुछ पैदा किया उसमें से कुछ तो रख लिया, गंदुम शुरू में कुछ यूज हो गई, कुछ आपके स्टोर्स में पड़ी हुई है। अब ये नहीं कि सिर्फ जो यूज हुई है वो इनकम में शामिल होगी, बल्कि जो स्टॉक में पड़ी है वो भी शामिल होगी। अब सिर्फ प्रोड्यूस हुआ है वो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं ले लेनी, उसको मनी की शक्ल में कैलकुलेट नहीं कर लेना, बल्कि इसके साथ कुछ और चीजों का भी ख्याल रखना है। कहता है गिवन दैट डेप्रिसिएशन अलाउंस गिवन दैट कि डेप्रिसिएशन अलाउंस जो है वो आपने रखा है, और टैक्सेस जो हैं वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस वो भी आपने अलहदा कर लिए हैं। डेप्रिसिएशन अलाउंस अब क्या होता है? अब इसमें भी कहता है इससे मुराद अशिया और खिदमात के भाव की मालियत ली जाती है जो किसी मुल्क में एक साल के अरसा में पैदा की गई हो, बशर्ते कि इसमें फरसूदगी का अलाउंस और बिलवास्ता टैक्स मिन्हा कर दिए जाते हैं। मिन्हा का मतलब होता है डिडक्ट करना, माइनस कर देना।
तो अब इस डेफिनेशन में तीन चीजें डिस्कस हुई हैं। एक अशिया और खिदमात का भाव या फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसे फ्लो इसलिए किया जाता है कि वो कुछ लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कुछ इसको यूज कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस करने वालों से वो यूज करने वालों के पास जा रही होती है, इसलिए इसको फ्लो कहा जाता है। पूरे साल में वो दे आर कीप ऑन मूविंग। फिर इसमें एक आता है डेप्रिसिएशन अलाउंस। अब डेप्रिसिएशन अलाउंस क्या होता है? आप कोई मशीनरी यूज कर रहे हैं, उसका वियर एंड टियर होती है, मशीन टूटती है। अब एक मशीन सपोज कंप्यूटर आपने लिया है, उस पर आप काम कर रहे हैं, आपको पहले साल उसमें थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, फिर दूसरे साल 3 साल बाद कंप्यूटर खत्म, तो क्या आप काम करना छोड़ देंगे? आपका एसेट तो खत्म हो गया। अब आपने इस तरह से करना है कि हर महीने कुछ पैसे इसलिए रखे जाते हैं कि जब आपका कंप्यूटर या मशीनरी जो है वो खत्म हो, उसकी जगह उस साल में आप नई मशीन खरीद सकें। इसको डेप्रिसिएशन अलाउंस या वियर एंड टियर अलाउंस या फरसूदगी अलाउंस कहा जाता है। यानी आपकी मशीनें जो फरसूदा हो रही है, जो उनमें टूट फूट हो रही है, वो आपकी मशीन हर वक्त आपके पास इतने पैसे हों कि यू कैन बाय अ न्यू मशीनरी। आपका ट्रैक्टर है सपोज 10 लाख का आना है, 10 साल उसने चलना है और 10 साल बाद वो 10 लाख का होगा, तो आप हर साल कितने पैसे रखेंगे उसके लिए? 1 लाख रुपया। तो वो 1 लाख जो होगा दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन अलाउंस। फिर इसी तरह जब तीसरी चीज जो है इसमें डिस्कस की हुई वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो आप चीजों की कीमतों में ऐड किए होते हैं। आप कोई आइसक्रीम खरीदते हैं, उस पर सेल्स टैक्स है। शैम्पू खरीदते हैं, उस पर टैक्स लगा हुआ है। आप कोई भी चीज खरीदते हैं, अक्सर चीजों पे सेल्स टैक्स लगा हुआ होता है, तो वो कीमत का हिस्सा बन जाता है। व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी, आपका वो टैक्स आ जा रहा होता है। आपकी 100 रुपए की चीज है और 120 की वो शो हो रही है, तो इस तरह आप 120 एक दफा कैलकुलेट किया, अगली दफा भी 120। वो 120 की चीज तो प्रोड्यूस नहीं हुई, वो प्रोड्यूस तो 100 रुपए की चीज हुई थी। इस तरह वो ओवर वैल्यू हो जाती है। वो चीज जितने की है उससे ज्यादा पैसे शो हो रहे होते हैं। तो उस चीज को मीट करने के लिए, उस चीज से बचने के लिए, ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस चीजों पे लगे हुए होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, मनफी कर दिया जाता है। इसको कहते हैं मिन्हा करना। इस तरह नेशनल इनकम वो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, जबकि जो एक साल के अंदर अशिया पैदा होती है उनकी मालियत ली जाती है पैसे की शक्ल में, और उसमें से डेप्रिसिएशन अलाउंस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को अलग रख लिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो माइनस कर दिया जाता है, और जो आपका फरसूदगी अलाउंस या डेप्रिसिएशन अलाउंस है वो अलग से रख लिया जाता है, वो लोगों में प्रॉफिट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। तो इस तरह ये आ जाती है आपकी नेशनल इनकम की डेफिनेशन। ठीक है, और बच्चों मैंने इसके साथ आपका लेक्चर जितना मैंने दिया है आज वो टॉपिक्स अटैच भी कर दिए हैं, और काइंडली नेक्स्ट क्लास से पहले आपके पास बुक्स होनी चाहिए। अगला टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, वो आपने थोड़ा स्टडी करके आना है ताकि आपको क्लास में बेहतर समझ आए। और जो जो लेक्चर पढ़ता जाए वो कमेंट बॉक्स में जो है वो डन करता जाए, उससे उसकी अटेंडेंस मार्क होगी। अटेंडेंस जो है वो हम अपने पास रजिस्टर में नोट कर रहे होंगे, वही अटेंडेंस आपकी सबमिट की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और बच्चों बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें आपका होमवर्क ये है कि आपने पूरा ये टॉपिक तैयार करना है, और इसमें से 10 शॉर्ट क्वेश्चन ईच स्टूडेंट जो है वो तैयार करेगी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज एंड गुड लक।